बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं हूं नमिता। दिन भर खेतों में काम करके लौटे हमारे मेहनती किसान भाई बहनों को मेरा सलाम। समय हो गया है कृषि समाचार का। चलिए हम देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बकरा बकरी विकास योजना अंतर्गत अनुदान पर मिलेगा ब्लैक बंगाल नस्ल। कृषि समस्या के समाधान में कृषि यंत्र एवं मशीन का उपयोग जरूरी। अदरक की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं सुप्रभा। अब समाचार विस्तार से। बकरा बकरी विकास योजना अंतर्गत ब्लैक बंगाल नस्ल की 4 मादा और 1 नर 90% अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का लाभ बीपीएल परिवार की महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूह सहित विधवा महिला को मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी या प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में विगत दिनों तकनीकी और मशीन प्रशिक्षण मेला लगाया गया है। मेले में 8 जिलों के 700 से भी अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। मौके पर बीयू के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल ने कहा कि कृषि समस्या के समाधान और लाभकारी कृषि में कृषि यंत्र एवं मशीन का उपयोग जरूरी है। इससे कृषि लागत में 30 से 40% तक की कमी लाई जा सकती है। वहीं अन्य प्रवक्ताओं ने कहा कि खेती की लागत घटाकर की किसानों की आमदनी दुगनी की जा सकती है। किसान भाई, सरसों फसल में लगने वाला एक प्रमुख कीट है लाही। इस कीट के प्रकोप से फसल में काफी नुकसान पहुंचता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए रोगर या इंडोक्रास्पार दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई, यदि आप सरसों फसल लगाए हुए हैं तो लाही कीट से बचाव पर विशेष ध्यान दें। लाही कीट से बचाव के लिए रोगर या इंडोस्कार्ब दवा का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें। इसके अलावे लाही से सरसों को बचाने के लिए जरूरी है कि सरसों की बुआई समय पर करें, यानी अक्टूबर-नवंबर में बुआई कर दें। तो जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं लाही, खासकर लाही जिसको हम लोग बोलते हैं सरसों में लाही का प्रकोप लगती है, तो इसमें लाही का प्रकोप से बचने का 2-3 तरीका है। एक तो हम जो फसल लगाते हैं उसको समय पे लगाएं। अगर आपको 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगाना है, खासकर सरसों के केस में या आप मटर के केस में, तो उसको बचाने के लिए अगर अक्टूबर या नवंबर में हम लगाते हैं तो लाही का कम से कम प्रकोप होती है। अगर उसके बाद भी हम लोग लेट, चूँकि हमारे खेत किसान को खाली नहीं रहता है, इसके कारण हम लोग धान के खेत सभी सरसों लगाते हैं तो उसमें लाही का प्रकोप आ जाती है। तो इस परिस्थिति में किसान भाई से मेरा आग्रह है कि जो भी आपके पास उपलब्ध कीटनाशक हो या रोगर आपके पास उपलब्ध हो या इंडोक्सार्ब हो, इसको एक बार आप छिड़काव कर दें। 10 दिन के अंतराल में 2 बार छिड़काव करेंगे तो आपको लाही का प्रकोप से बच जाएगा। अदरक की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 18 से 20 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद वर्धमान, सुरुचि, सुप्रभा, नदिया लगाएं। अदरक की खेती के लिए बलुई, दोमट और जल निकास वाली मिट्टी का चयन करें। गर्मी में खेत में समतल बनाकर खेती करें। ध्यान रहे 1-2 आंखों वाली बीज की गांठ को ही लगाएं। साथ ही 7 से 10 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, बागवानी में निकोनी के लिए नूतन खुरपा नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 6 से 8 डेसिबल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के लिए फूल गोभी एवं पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं।
इसमें गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे, इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। जल ही जीवन है, यह कथन 100% सत्य है। जल के महत्व को हमारे किसान भाई बहनों से बढ़कर कौन समझ सकता है। आज हम फीचर के माध्यम से आपको बताएंगे जल संरक्षण तकनीक एवं इसकी योजनाओं के बारे में। हाल के वर्षों में पूरा देश पानी की कमी से जूझता रहा है। इस समस्या से हमारा राज्य झारखंड विशेष रूप से प्रभावित रहा है। लापरवाह अंधाधुंध पानी के दोहन ने भूगर्भ जल स्तर को काफी नीचे धकेल दिया है। गर्मी के शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है पानी की किल्लत। इंसान और खेत दोनों पानी को तरस जाते हैं, जबकि पानी ही जिंदगानी है। पानी बिना सब बेमानी है। फिर खेती कैसे संभव हो? इसके लिए जरूरत है पानी बचाने की, जल संरक्षण की। जल संरक्षण का मतलब होता है पानी के प्रयोग को घटाना या कम करना, और साथ ही साथ सिंचाई कार्य हो एवं निर्माण कार्य हो, या फिर जो साफ सफाई के लिए जो है पानी की जो उपलब्धता है उसके लिए अपशिष्ट पानी को रिसाइकलिंग करना या पुनर्चक्रण करना। झारखंड पठारी प्रदेश है। यहाँ समतल खेतों की कमी है। जमीन कहीं ऊंची तो कहीं नीची है। जमीन के नीचे चट्टान भी मिलते हैं। ऐसे कई कारणों से बारिश होने पर भी पानी का ठहराव नहीं हो पाता है। फिर भी पानी का ठहराव और बचाव बहुत जरूरी है। ऐसे कई उपाय हैं जिसे अपनाकर किसान जल संरक्षित कर सकते हैं। देखिए, झारखंड की अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो ये भौगोलिक दृष्टि से एक पठारी क्षेत्र है, और यहाँ पर जो मिट्टी है वो कोई मिट्टी बहुत ऊंची है, कोई बहुत नीची है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो बारिश के दिनों में जो वर्षा होती है तो बारिश का अधिकांश पानी जो है वो बह करके वो ढलाव के क्षेत्र में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि किसान भाइयों के खेतों में पानी बहुत कम ठहरता है और सिंचाई के लिए बहुत कम पानी उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है झारखंड जैसे प्रदेश में। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों में वर्षापात जो है वो सामान्य नहीं हुई है, कम हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में भी जल संरक्षण करने की बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो तकनीक है जो किसान भाई बहन अपने कर सकते हैं, अपना सकते हैं, वो यह है। सबसे पहले ये है तकनीक कि सबसे पहले किसान ढाल की दिशा में मेड़बंदी करे, क्योंकि पानी को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक जो है वो वर्षा जल को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे कंटूर पर लगाए, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि खेतों में जो फसल लगाते हैं, चाहे वो रबी फसल हो या खरीफ हो या फिर गर्मा हो, तो किसान भाई जो है फसल लगाते हैं तो खेतों में मल्चिंग करें। मल्चिंग करने से क्या होता है कि पानी जो है वो कम पानी में खेती हो जाता है। इसके लिए और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे किसान भाई सूक्ष्म जो सिंचाई की विधियां हैं, जैसे ड्रिप सिंचाई की विधि है, उसमें बूंद बूंद से जो टपक विधि द्वारा जो सिंचाई होती है उसको अपना करके भी जल संरक्षण को अपना सकते हैं, तकनीक को अपना सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन लंबे दिनों के प्रभेद ना अपनाएं। जल संरक्षण में सरकार किसानों के साथ है और उनके मदद के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं। किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर अपनी सिंचाई की सुविधा भी बढ़ा सकते हैं और जल संरक्षण भी कर सकते हैं।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में जल संरक्षण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में हमारी सरकार भी इसके प्रति बहुत गंभीर है। सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से, मुख्य रूप से कृषि विभाग है और इसके साथ साथ भूमि संरक्षण की जो विभाग है और है जो जल विभाग है, ये तीनों विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से और अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से जो है योजनाएं चलाई जा रही है। भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा छोटे छोटे डोभे का निर्माण किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी डोभे बनाए गए हैं। पिछले कई वर्षों में हम लोग देखे हैं कि डोभे के निर्माण के द्वारा वर्षा जल संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा बड़े बड़े जो आहर है उनका भी निर्माण कराया जा रहा है और भूमि संरक्षण विभाग द्वारा पुराने आहरों का जीर्णोद्धार का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है विभाग के द्वारा। इसके अलावा अगर बात कृषि विभाग की जाए तो कृषि विभाग के द्वारा जो सूक्ष्म सिंचाई की जो विधि है, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर, उस पर अधिकतम 90% तक अनुदान का प्रावधान है, जिससे किसान भाई आवेदन देकर के कृषि विभाग में उस योजना का लाभ ले सकते हैं। खेती के लिए किसान भाइयों को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है। इस दृष्टिकोण से पानी बचाने को लेकर किसानों को सतर्क और जागरूक होना होगा। इस विषय पर उन्हें तकनीकी जानकारी रखनी होगी। इसके लिए वे आत्मा और कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं। इस कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रयास है वो है कि चतरा में 2 प्रखंडों में कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम चलाया जा रहा है। सिंगल विंडो सिस्टम चतरा एवं गिद्धौर प्रखंड में कृषि विज्ञान केंद्र संचालित कर रही है, जहां वो एक ऐसा एकल खिड़की है जहां पर किसानों को प्रत्येक दिन हर कृषि एवं इसके अनुषंगी विभागों के कर्मी पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं, जो इनकी जो भी योजनागत बातें हैं एवं जो प्रशिक्षण से संबंधित बातें हैं वो ट्रेनिंग भी वहाँ पे आयोजित की जाती है। इसके अलावा अगर लोग आवेदन करते हैं, बताते हैं कृषक मित्र के माध्यम से, बीटीएम एटीएम जनसेवक के माध्यम से, तो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं सामूहिक रूप से और बैच बना करके यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान भाइयों, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि जल ही जीवन है। जल है तो कल है, वरना सब निष्फल है। जल संरक्षण के जो उपाय हमारे विशेषज्ञ ने बताया, आप उस पर अमल करें। निश्चित रूप से आपके खेतों को पानी की कमी नहीं होगी। खेत की हरियाली ही झारखंड की खुशहाली का आधार होगा और इसकी शुरुआत होगी आपके हमारे जल संरक्षण से। अब हम बातें करेंगे तसर खाद्य पौधों की देखभाल एवं उसकी प्रक्षेत्र तैयारी के बारे में। चलिए हम देखते हैं कि हमें किस तरह इसकी देखभाल करनी है और इसकी तैयारियों का खास ध्यान कैसे रखना है। कीट तसर रेशम पैदा करते हैं। ये कीट पलते हैं पेड़ पर। ये पेड़ ही तसर कीट का बसेरा होता है और उनकी पत्तियां उनका भोजन होता है। यानी जिन वृक्षों पर तसर कीटों को पाला जाता है उन्हें तसर भोज्य पौधा कहा जाता है। इस लिहाज से तसर कीट पालन में सबसे अहम होता है तसर भोज्य पौधा, पौधों का बगीचा और वह प्रक्षेत्र, जिसके समुचित देखभाल के बिना बेहतर और सफल तसर कीट पालन संभव नहीं है। तसर भोज्य पौधों की करते हैं तो ज़्यादातर बीमारी और रोगों का निदान इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से कम पे ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, बंड बनाया जा रहा है, उसके बगल में बेसिन बनाई जा रही है। इसका मेन पर्पज़ ये है बेसिन बनाने का कि एक तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि जो भी बारिश हो रहा है वो बारिश का पानी उसी में मिले और साथ ही में जितना भी हम ऑर्गेनिक मैन्योर या फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो हमारे प्लांट को अवेलेबल हो। अब इस पे मुख्य रूप से 2 प्रकार से कीट प्रभावित करते हैं हमारे तसर भोज्य पौधों को। पहला होता है तना को प्रभावित करने वाले, जिसको और दूसरा है पत्ती को। तो कौन कौन से कीट जो हमारे तना को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से कीट पत्ती को प्रभावित करते हैं। तना को प्रभावित करने वाले मुख्य जो 2 कीट होते हैं वो एक तना छेदक है और दूसरा होता है छाल बच्छी। तना छेदक क्या करता है कि ये तसर भोज्य पौधे के जाइलम फ्लोएम, जिससे पानी और न्यूट्रिएंट का नीचे से ऊपर और ऊपर से फूड मटेरियल नीचे आता है, उसको ब्रेक कर देता है और फाइनली जो हमारा तसर भोज्य पौधा होता है वो मर जाता है। चूँकि भोज्य पौधा ही तसर कीटों की जिंदगी का आधार है, तो उन पौधों की सुरक्षा करना तसर कीटों की सुरक्षा के बराबर है। भोज्य पौधों पर किसी तरह का खतरा तसर कीटों की जान जोखिम में डालने के बराबर होगा।
भोज्य पौधों के लिए सबसे बड़ा खतरा शत्रु कीटों से होता है। इसमें तना और छाल छेदक कीट सबसे प्रमुख हैं। इनकी पहचान और इनसे बचाव कुछ इस तरीके से करें। सपोज कीजिए हमारा किसान उसको उस समय कंट्रोल नहीं कर पाया और तना छेदक बहुत नीचे चला गया, तो उस दशा में कॉटन को मिट्टी के तेल या पेट्रोल डीजल किसी में डुबो के उस होल में इंसर्ट करने के बाद उसको मिट्टी से प्लास्टर कर देते हैं, ताकि उसमें जब फ्यूम बने तो हाँ सील बंद कर देते हैं। उसमें जब फ्यूम बनता है तो फ्यूम से ही ऑटोमेटिकली हमारा जो स्टेम बोरर है वो मर जाता है। भोज्य पौधे स्वस्थ होंगे तो कीट स्वस्थ होंगे। पौधों का सही विकास तभी होगा जब मिट्टी की सेहत अच्छी होगी। मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, इसके लिए मिट्टी जांच, उसका उपचार जरूरी है। मिट्टी का हम लोग एक जांच कराते हैं। सबसे पहले मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, जिस न्यूट्रिएंट की कमी है उसका एडिशनल हम लोग एज ए मैन्योर एज ए फर्टिलाइज़र सप्लाई करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपने फूड पौधे को मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड करें। केचुए की खाद दें, फार्म यार्ड मैन्योर दें। किसान भाई, आप तसर भोज्य पौधों का बगीचा लगाए हुए हैं या लगाने जा रहे हैं तो दो बातों पर विशेष ध्यान दें। पहला है, पौधारोपण में पौधों के बीच अनुशंसित दूरी रखें, और दूसरा है, प्रक्षेत्र की निरंतर साफ सफाई करते रहें। आउट जो यील्ड होता है वो कम मिलता है। स्पेसिंग अधिक करने पे यील्ड अधिक मिलता है। जैसे 4x4 का प्लांट है तो उससे 2 kg के लगभग यील्ड मिलता है हमें। वही 10x10 का है, 10x6 का है तो उससे 4 से 5 kg लीफ मिलता है। यदि हमारा 10x6 का प्लांटेशन है तो उसमें आजकल मैकेनाइजेशन जो हो रहा है, हमारे पास इतने वर्कर नहीं है कि हम फावड़े से सारा प्रबंधन कर पाएँ, तो ट्रैक्टर के थ्रू हम जुताई निराई गुड़ाई कर सकते हैं आसानी से। चलने की जगह हाँ, आराम से 10x10 का प्लांटेशन लगाएं तो उससे क्या होगा कि मैकेनाइजेशन भी होगा। मैकेनाइजेशन के साथ साथ जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो पेस्ट और डिजीज के अनफेवरेबल हो जाएगा। अनफेवरेबल हो जाएगा तो हम बिना किसी केमिकल अप्लाई किए ही पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल कर पाएंगे और हमारे किसान जो है मैक्सिमम तसर कोकून का उत्पादन कर पाएंगे। साफ सफाई करने से आधी बीमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। 3 चीज़ मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ ही जिम्मेदार होते हैं किसी भी रोग और कीट को उत्पन्न होने के लिए। पहला होता है होस्ट प्लांट, जैसे हमारा आसन और अर्जुन का पेड़ है। दूसरा होता है पेस्ट, स्टेम बोरर है, बारकीटर है, डिफोलिएटर है, गाल इंसेक्ट है या यानी कोई भी पेस्ट है। और तीसरा होता है पर्यावरण इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो 2 चीज़ तो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, फूड प्लांट और पेस्ट। तीसरा जो मेजर है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को यदि हम मॉडिफाई कर देते हैं तो पेस्ट और डिजीज का होने की चांस कम हो जाता है। शत्रु कीटों से भोज्य पौधों को बचाने का सबसे कारगर उपाय है पौधों की कटाई छटाई। यदि सही तरीके से और सही समय पर पौधों की कटाई छटाई हो तो शत्रु कीट लगने की संभावना नहीं के बराबर रहती है। और ऊपर की ब्रांच काट रहे हैं तो इसको प्रूनिंग बोलते हैं। यदि राइट टाइम पे हम प्रूनिंग करते हैं जो हमारे फूड प्लांट के लिए अनुकूल है तथा पेस्ट और डिजीज के लिए प्रतिकूल है। राइट टाइम का निर्धारण कैसे? राइट टाइम का निर्धारण ये क्या होता है, पुरानी अध्ययन के द्वारा किया जाता है। पुराने अध्ययन इन द सेंस हमारे पहले किए गए कामों में कभी हमने जनवरी में 1 जनवरी को प्रूनिंग किया, 15 जनवरी को प्रूनिंग किया, 30 जनवरी को प्रूनिंग किया, तो किस टाइम पे कम हमें पेस्ट डिजीज मिले और फोलिएज सफिशिएंट मिला, उस बेस पे 15 फरवरी को प्रूनिंग करने पे फर्स्ट क्रॉप के लिए लीफ की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छा मिलती है और पेस्ट और डिजीज कम पाया जाता है। अभी प्रूनिंग करना चाहिए किसान को? यही फरवरी में, फर्स्ट क्रॉप के लिए फरवरी में और सेकेंड क्रॉप के लिए लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में करना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में करने से पेस्ट डिजीज और एक जो सबसे बड़ा यहाँ मेन प्रॉब्लम है गॉल इंसेक्ट, तो गॉल इंसेक्ट भी कम आता है उसमें। शत्रु कीटों के रोकथाम के लिए कीटनाशी दवाओं का प्रयोग कम से कम करें। यदि जरूरी हो तो सीमित मात्रा में रेयरिंग से पहले ही करें। ये क्या है कि रेयरिंग कीट पालन के दौरान हम कोई भी पेस्टिसाइड का अप्लाई नहीं करते हैं।
पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन हमें पौध सुरक्षा भी करना है तो रेयरिंग से कम 15-20 दिन पहले ही बंद कर देना है। सिर्फ सेफ पीरियड होता है पेस्टिसाइड, इस पेस्टिसाइड का एक सेफ पीरियड होता है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन। तो उसके अनुसार हमें रेयरिंग करने से पहले ही पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन बंद कर देना होता है। कीट पालन के दौरान हम केवल और केवल मैकेनिकल, जिसको यांत्रिक बोलते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू अपने सिल्कवर्म को हम प्रोटेक्ट करते हैं, न कि कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करते। तसर कीट पालन से जुड़े किसान भाइयों, सफल तसर कीट पालन की पहली शर्त है प्रक्षेत्र की रोजाना निगरानी और उसकी देखभाल। यही सभी समस्याओं का समाधान है और सफलता का राज भी। देखा ना किसान भाई बहनों, आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आपको आज का ये अंक बहुत ही पसंद आया है। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो फटाफट निकालिए कॉपी और कलम, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी तरह की कोई समस्या समाधान हो या किसी भी तरह की कोई बातचीत करनी हो तो आप हमें हमारे इस पते पर जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में नई जानकारी के साथ हम आपसे बातें कर सके। नमस्कार, जोहार।